Hello friends, welcome to PUSL Physics. Today our topic is equipotential surface. But वो टॉपिक को हम स्टार्ट करने से पहले हम अगले वीडियो में हमने क्या देखा था उसको थोड़ा हम रिवाइज कर लेते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फाइंड आउट किया था कि भाई पोटेंशियल का इक्वेशन क्या ड्यू टू दी पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल का इक्वेशन हमने निकाला था। वो हमारा इक्वेशन था V = KQ/R कि वो एक डिस्टेंस की वैल्यू पे डिपेंडेंट है। देन आफ्टर हमने ऐसा भी हमने देखा था कि भाई हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हम जाते हैं तब हमारा पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। इट इज़ नॉन एज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। वहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यू यूनिट भी दिखा था। दिस यूनिट इज वोल्ट पर मीटर एंड दिस इज अ प्रैक्टिकल यूनिट्स। देन आफ्टर हमने अगले वीडियो में जस्ट हमने देखा था कि हमने एक डायपोल कंसीडर किया हुआ था। वो डायपोल की ऑन दी एक्सिस पे हमने पॉइंट सिलेक्ट करके उसका हमने पोटेंशियल निकाला था और वो जो पोटेंशियल आ रहा था वो पोटेंशियल का इक्वेशन था हमारा V = KP/R²। ओके। देन आफ्टर हमने एक पोटेंशियल निकाला था एक इक्वेटोरियल लाइन पे। एक इक्वेटोरियल मींस के एक परपेंडिकुलर लाइन पे हमने एक यहाँ पे पॉइंट सिलेक्ट किया था। वहाँ पे हमने देखा था कि हमारा पोटेंशियल आ रहा है बाई 0। क्यों 0 आ रहा था? क्योंकि हमारी जो पोटेंशियल है दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, इसलिए उसकी इक्वेटोरियल लाइन पे हमारा पोटेंशियल आ रहा था 0। देन आफ्टर हमने ये भी देखा था कि भाई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कब 0 आएगी? जब हमारा चार्ज एक स्फेरिकल सेल की सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा। मीन्स के हमारा एक स्फेरिकल सेल हम कंसिडर करेंगे। वो स्फेरिकल सेल हमारा एक कंडक्टर का टाइप का होगा। देन पर उसका पूरा चार्ज हमारी ऑन दी सरफेस पे रहेगा तो उसके इनसाइड हमारा चार्ज आएगा 0। सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दी 0। ऐसा भी हमने निकाला था। देन आफ्टर एक कोई भी हम पॉइंट सिलेक्ट करके पोटेंशियल निकाला था अनिवेयर पॉइंट का। वो जो पोटेंशियल आ रहा था उसका इक्वेशन हमने फाइंड आउट किया था V = KP/R²। This theta angle is between two dipole momentum and displacement vector। उसकी भी इसका वेक्टर इसके एंगल था बन रहा था, ठीक है। तो डायपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इस डायरेक्शन इज नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ओके, वहाँ तक का हमने देखा था। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं बाय इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो व्हाट इज मीन्स बाय इक्विपोटेंशियल सरफेस? इक्विपोटेंशियल उसका क्या मीनिंग होता है? बाय इक्वल पोटेंशियल और सरफेस। कोई हमको एक सरफेस कंसीडर करनी है, ठीक है। कोई भी एक सरफेस कंसीडर कर सकते हो। सरफेस आपकी रियल भी हो सकती है, एक अलग इमेजनरी सरफेस भी हो सकती है। बट वहाँ पे सभी पॉइंट पे वही ए वाली सरफेस पे आप कोई भी पॉइंट चूज कर लो, वो पॉइंट पे आपका पोटेंशियल आना चाहिए बाई सेम, ठीक है। उसको हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। व्हाट इज मीन बाय इक्विपोटेंशियल सरफेस? One surface we are the consider and this surface all the point on the surface the potential is become same, it is known as the equipotential surface। ओके, तो हम देखते हैं भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हमने एक यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज कंसीडर किया और यहाँ पे हमारा एक पॉइंट P है। वो पॉइंट P पे आपको फाइंड आउट करना है पोटेंशियल। वो पॉइंट P पे आपको क्या फाइंड आउट करना है भाई? पोटेंशियल। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे पोटेंशियल? ड्यू टू दी पॉइंट चार्ज से V = KQ/R वो आपके पास इक्वेशन है, ठीक है। तो हमने यहाँ का पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया। बट हमको फाइंड आउट करने बाई इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो उसका क्या मीनिंग हुआ कि भाई कि हमारा जो यहाँ पे पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज से हमारा डिस्टेंस R हुआ है तब हमारा मीन्स के पोटेंशियल फाइंड आउट हुआ V = 10 वोल्ट। V = 10 वोल्ट। हमने पोटेंशियल का यूनिट भी निकाला था, उसका यूनिट आ रहा था बाई वोल्ट। इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि उसका जो पोटेंशियल है वो है 10 वोल्ट। तो आपको ऐसा कोई दूसरा पॉइंट सोचना पड़ेगा कि भाई वहाँ पे भी पोटेंशियल कितना होना चाहिए? 10 वोल्ट। तो आप देखिए मैंने यहाँ पे इसके इतना डिस्टेंस मैंने R ले लिया तो यहाँ पे भी मैंने देखा तो ये 10 वोल्ट था। इतना डिस्टेंस भी मैंने R ले लिया तो यहाँ पे भी 10 वोल्ट, यहाँ पे भी 10 वोल्ट, यहाँ पे भी 10 वोल्ट। तो ऐसा एक स्फेरिकल सेल बन गया। क्या बन गया? ऐसा एक स्फेरिकल सेल बन गया जो उसकी रेडियस R आपने रखी थी। वो रेडियस मीन्स के आपकी चेंज नहीं होती। मीन्स के सेंटर से लेके आपका जो पॉइंट आप सिलेक्ट करने वाला हो सरकमफ्रेंस पे जो आपका मीन्स के स्फेरिकल सेल है उसकी सरफेस पे आप अपना कोई भी पॉइंट कंसीडर करोगे और कोई भी पॉइंट से लेके आपका सेंटर तक का पॉइंट का डिस्टेंस सेम रहता है। अगर डिस्टेंस सेम रहता है और चार्ज सेम रहता है तो आपका पोटेंशियल भी क्या रहेगा भाई? सेम रहेगा। आप यहाँ पे पोटेंशियल कंसीडर कर लो भाई V1। तो V1 = आपको फाइंड आउट होगा 10 वोल्ट। यहाँ भी पॉइंट कंसीडर कर लो, उतना डिस्टेंस आपको इतना ही रखना है कि भाई R जितना ही रखना है, ठीक है। तो उसका पॉइंट का भी पोटेंशियल आपको फाइंड आउट होगा भाई 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट। तो ऐसी आपने जो सरफेस बनाई एक स्फेरिकल सेल टाइप की, दिस सरफेस इज नॉन एज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्यों?
क्योंकि आप कोई भी उस सरफेस पे पॉइंट सिलेक्ट कर लो और कोई भी पॉइंट पे आपका जो पोटेंशियल मिलने वाला है वो पोटेंशियल आपका सेम मिलने वाला है, ठीक है। तो हम उसको तो बोलते हैं भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ऑल दी पॉइंट ऑन दी सरफेस, the potential have is same, it is known as the equipotential surface। ओके, देन आफ्टर हम नेक्स्ट देखने वाले हैं कि भाई एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमने कोई एक चार्ज को कंसीडर किया और देखा कि वो चार्ज मीन्स के एक ही जगह पे मीन्स के स्टेबल है, वो चार्ज हमारा हिलता नहीं है। क्यों नहीं हिलेगा? देखिए कि भाई यहाँ पे एशिया का आपकी एक सरफेस अवेलेबल है एक स्फेरिकल सेल की, और मैंने यहाँ पे एक चार्ज कंसीडर किया हुआ है। तो ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा भाई? 10 वोल्ट। ए पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना होगा? 10 वोल्ट। आपका चार्ज यहाँ पे 20 में खड़ा है, तो आपका चार्ज कहाँ पे मूव होता है भाई? आपको मालूम है कि भाई आपका चार्ज मूव होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। बट यहाँ पे भी देखिए 10 वोल्ट है, यहाँ पे भी देखिए 10 वोल्ट है, तो आपका चार्ज मूवमेंट करेगा? नहीं करेगा। क्या लाया? इसका आपका चार्ज एक स्टेबल पोजीशन पे है, क्योंकि किसी का भी हाई पोटेंशियल ही अवेलेबल नहीं है, सभी का पोटेंशियल सेम है, इसलिए आपका चार्ज इसके मूवमेंट नहीं कर रहा है। क्या लाया? ओके, देन आफ्टर आपको क्या करना है कि भाई वो जो चार्ज यहाँ पे है, ऐसे आपके पास एक स्फेरिकल सेल जैसे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस आपने कंसीडर की हुई है, और आपका चार्ज यहाँ पे है, उस पॉइंट का मैं नाम देता हूँ भाई ए पॉइंट। ए पॉइंट मैंने मिस के आप मान लीजिए कि आपके पास ऐसे कोई स्फेरिकल सरफेस अवेलेबल है, उसका जो टॉप पॉइंट है, टॉप पॉइंट में मैंने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, वो पॉइंट है हमारा ए, और बॉटम पॉइंट में मैंने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, उसका पॉइंट है भाई बी। तो वो जो वाला चार्ज है ना, वो चार्ज को मुझे ए से बी पॉइंट के ले जाना है, ए से बी पॉइंट पे ले जाना है। तो इसके लिए मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा वो हम वर्क फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो वर्क डन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? ओके, तो आपके पास एक इक्वेशन है कि भाई आपको ए से बी तक ले जाना है, तो आपका वर्क डन निकलेगा भाई ए टू बी, वर्क डन ए टू बी। तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस वाली इक्वेशन है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस वाली इक्वेशन। कौन सी पोटेंशियल डिफरेंस वाली इक्वेशन भाई? वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको यहाँ पे वर्क डन फाइंड आउट करना है भाई ए टू बी पर यूनिट चार्ज, और पोटेंशियल डिफरेंस किस किस पॉइंट का भाई पोटेंशियल डिफरेंस? ए पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस और बी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस। भाई ए पॉइंट पे आपकी वही सरफेस पे है और बी पॉइंट पे आपके वही सरफेस पे है, तो आपका पोटेंशियल क्या मिलने वाला है भाई? सेम। अगर पोटेंशियल सेम है और उसका आप डिफरेंस फाइंड आउट करोगे तो भाई आंसर क्या आने वाला है? 0, क्योंकि वी ए का भी पोटेंशियल 10 वोल्ट था और बी पॉइंट का भी पोटेंशियल 10 वोल्ट था, इसलिए वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 0। तो आपका वर्क डन क्या फाइंड आउट होगा भाई? 0। क्या ख्याल है? आपका वर्क डन 0 फाइंड आउट होगा। तो आपने ऐसा सोचा कि आप एक सर्कमफ्रेंस वाली लाइन नहीं कंसिडर करते, आपको एक पाथ कंसिडर कर लेते हो, बट आपने आगे तो देख लिया कि भाई आपका जो वर्क डन है वो वर्क डन एक पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है, बट वो किस पॉइंट पे डिपेंडेंट है? इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट पे वो डिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा होगा, और इलेक्ट्रिकल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, ऐसा भी हमने आगे प्रूव कर लिया, ठीक है। तो वहाँ पे वर्क डन आपको मिलेगा 0। ओके, देन आप हम ये भी देखने वाला है, देखिए कि भाई हमारा चार्ज यहाँ पे सेंटर में है ऐसा, ठीक है, और सेंटर से लेके आर जितना डिस्टेंस पे, इसके आर आपकी एक रेडियस हुई। ओके, तो सेंटर से लेके आपकी जो रेडियस पहले जो कंसीडर की वो आपने कंसीडर की भाई 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर जितनी रेडियस कंसीडर की, और ऐसा आपने एक स्फेरिकल सेल बना दिया, ऐसा आपने एक स्फेरिकल सेल बना दिया जिसकी रेडियस कितनी थी भाई? 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, और सभी इसके 2 सेंटीमीटर वाली रेडियस थी, और ऐसे आपने एक सरफेस बना दी, वो वाली सरफेस पे आपका कोई भी पॉइंट आप चूज कीजिए तो उसका पोटेंशियल आपको मिलने वाला है सेम। तो इच सरफेस इज नॉन एज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। देन आप क्या करते हो कि भाई इस सेंटर से लेके 4 सेंटीमीटर दूर, सेंटर से लेके 4 सेंटीमीटर दूर आप एक दूसरी सरफेस आप कंसिडर कीजिए, वो भी सरफेस आपकी एक स्फेरिकल सेल टाइप की फाइंड आउट होगी, और वही सरफेस पे कोई भी आप 2 पॉइंट चूज कीजिए, वो 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस मिलने वाला है 0। इसके उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई ए बी सरफेस आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस हुई, पहले 2 सेंटीमीटर पे, देन आफ्टर 4 सेंटीमीटर पे, देन आफ्टर 6 सेंटीमीटर पे। तो ऐसा मीन्स के आपको एक ऐसा मीन्स का ग्राफ मिलेगा, ऐसा है कि 1 सरफेस ऐसी जा रही है, दूसरी सरफेस पे उसके ऊपर ऐसी जा रही है, तीसरी सरफेस उसके लिए ऊपर जा रही है, ठीक है। तो आप जो आपके ये 3 सरफेस आपने कंसिडर की हुई हो, वो 3 सरफेस आप मिस के देखिए, तो वो 3 सरफेस आपकी पैरेलल टू ईच अदर फाइंड आउट हुई, बट वो तीन सरफेस का पोटेंशियल क्या सेम होने वाला है? नहीं। किसका पोटेंशियल ज़्यादा होता है भाई? जो एक सोर्स चार्ज की नियर होता है, अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो।
आपने जो सेंटर में जो चार्ज कंसीडर किया हुआ था, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, तो पहली वाली सरफेस आपकी मीन्स के 2 सेंटीमीटर पे थी, तो उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज में से भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे निकलती है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में वो निकलती है, ठीक है। तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, और आपको क्या दूसरा भी मालूम है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में हम जब जाएंगे तब हमारा पोटेंशियल डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है। तो पहली वाली सरफेस का पोटेंशियल सपोज के मान लो भाई 100 वोल्ट है, कितना है 100 वोल्ट। ध्यान आपने सेकेंड वाली सरफेस का पोटेंशियल मान लो भाई 60 वोल्ट है। ध्यान आपने थर्ड वाली पोटेंशियल मान लो कि भाई 20 वोल्ट है, क्या है। तो फर्स्ट का भाई 100, सेकेंड वाली सरफेस का भाई फाइंड आउट हुआ 60, देन आफ्टर 20। क्योंकि ये जो तीनों तीन आपने सरफेस बनाई हुई है वो तीनों तीन सरफेस आपकी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ही है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई एक पॉइंट चार्ज के लिए एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस बने, बहुत सारी इक्विपोटेंशियल सरफेस मिल सकती है आपको, ठीक है। बट वो एक ही सरफेस पे आप कोई भी पॉइंट सिलेक्ट कीजिए, उसका पोटेंशियल सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाई, वो सरफेस में मैं कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट कर लूँ तो उसका पोटेंशियल होना चाहिए भाई 100 वोल्ट। ध्यान आफ्टर 4 सेंटीमीटर वाली जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाए, उसके मैं कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट कर लूँ तो उसका पोटेंशियल होना चाहिए भाई 60 वोल्ट। ध्यान आफ्टर मीन्स के 6 सेंटीमीटर में जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपने बनाई, उसका कोई भी आप पॉइंट सिलेक्ट कर लो तो उसका पोटेंशियल होना चाहिए भाई 20 वोल्ट, ठीक है। तो सारी इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको मिल रही है। तो आपको पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे सेंटर में लिखा हुआ है, तो इसमें से भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में वो निकलती है, ठीक है। और यहाँ पे एसी सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है भाई एसी, उसकी बीच का जो एंगल बन रहा है वो एंगल आपका कितना बन रहा है भाई 90 डिग्री। आप देखिए ये आपके एक सरफेस है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एसी बन रही है, तो उसका एंगल मिल रहा है भाई 90 डिग्री। तो यहाँ पे आपको एक मीन्स के फाइंड आउट हुआ, क्या फाइंड आउट हुआ कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो एंगल होता है, उसकी बीच का जो एंगल होता है वो कैसा होता है भाई 90 डिग्री होता है। और आप वैसे बोल सकते हो कि भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इज अ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, उसकी बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। ओके, देन आफ्टर हम पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे, एक डायपोल के लिए हम इक्विपोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और सभी का इक्विपोटेंशियल की सरफेस हम ड्रॉ करके उसके हम पैटर्न बनाने वाले हैं, ठीक है। तो हम उसको देखते हैं। ओके, हम देखते हैं भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि भाई पहले मैंने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज ऐसा मैंने कंसिडर कर लिया क्यू। देन आफ्टर यहाँ से एक आर जितना डिस्टेंस पे एक मैंने पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, वो पॉइंट पी है, उसका कोई पोटेंशियल फाइंड आउट होगा V इक्वल्स टू KQ/R, और आपका मालूम ही है, तो उसका कोई पोटेंशियल फाइंड आउट हुआ V। तो आपको क्या बतानी है कि भाई की पोटेंशियल सरफेस, तो मैंने यहाँ पे AC सरफेस मैंने कंसिडर कर लिया AC। तो आप देख सकते हो AB डिस्टेंस आपका R है, AB डिस्टेंस आपका R है, AB डिस्टेंस आपका R है, AP डिस्टेंस आपका R है, ठीक है। तो सभी पॉइंट पे आपने यहाँ पे P पॉइंट, Q पॉइंट, R पॉइंट, S पॉइंट, X पॉइंट, अपने सभी सारे जो पॉइंट सिलेक्ट किए हैं वो वाली सरफेस पे, वो सभी सारा पॉइंट पे आपका पोटेंशियल मिस के मिल रहा है। यहाँ पे आपको पोटेंशियल भी मिला, तो यहाँ पे भी V, यहाँ पे भी V मिलेगा, यहाँ पे भी आपको पोटेंशियल भी मिला और यहाँ पे भी आपको पोटेंशियल भी मिला। तो ए वाली सरफेस को हम क्या बोल सकते हैं भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस के एवरी पॉइंट ऑन विच द सरफेस द पोटेंशियल इज सेम, इट इज नोन एज द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। हम उसकी यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेते हैं। हमने यहाँ पे डेफिनेशन बना लिया कि भाई सरफेस द एट द एवरी पॉइंट ऑफ विच द पोटेंशियल इज सेम। हमने ऐसी एक सरफेस पे कोई भी हम पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं, उसका पोटेंशियल को सेम मिलता है, हम उसको बोलते हैं भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि भाई ऐसी हमारी कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ऐसे हमने यहाँ पे एक कंसिडर कर लिया ऐसी इक्विपोटेंशियल सरफेस, और यहाँ पे हमने एक पॉइंट सिलेक्ट कर लिया कि भाई पॉइंट ए। देन आफ्टर एक हमने दूसरा पॉइंट सिलेक्ट कर लिया भाई पॉइंट बी। देन आफ्टर एक पॉइंट बी पे हमको एक चार्ज रखा, दिस चार्ज इज क्यू, हमने एक चार्ज रखा, वो चार्ज हमारा था भाई क्यू। तो वो क्यू चार्ज को आपको बी से ए तरफ ले जाना है, तो हमने ऐसा कोई एक पाथ सिलेक्ट कर लिया ऐसा। तो आपको ए पाथ से मीन्स के ट्रैवल होके एक क्यू बी से आपको ए तक ले जाना है, ठीक है। दिस चार्ज इज ब्रिंगिंग टू पॉइंट बी टू पॉइंट ए। तो उसके लिए आपको वर्क डन कितना निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका वर्क डन क्या होता है भाई, आपका वर्क डन भाई B/A आया ना, तो आपका वर्क डन होता है B/A पर यूनिट चार्ज Q इज इक्वल्स टू
इसके पोटेंशियल डिफरेंस, ये दोनों पॉइंट का आपका पोटेंशियल डिफरेंस, तो वी ए माइनस आप भी लिख सकते हो। पर आप देखिए कि भाई यहाँ से आपका इसके जो पोटेंशियल इक्वी पोटेंशियल सरफेस आपको मिली, ये सेंटर में आपने को एक चार्ज रखा हुआ होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस सभी का सेम आया होगा। तो ए पॉइंट का जो पोटेंशियल मिल रहा है वी, तो बी पॉइंट का भी पोटेंशियल आपका वी ही मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस आपको मिल रही है। तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस आपका फाइंड आउट होगा भाई 0। तो वर्क डन B2A अपॉन Q इज इक्वल टू फाइंड आउट हुआ 0। तो आपका वर्क डन क्या निकलने वाला है भाई 0। तो आपको सेकंड थिंग ख्याल आया कि भाई आप कोई भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस में से आप एक पॉइंट में से दूसरे पॉइंट में आप चार्ज को मूवमेंट करना चाहते हो, तो इसलिए इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा वर्क करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका पोटेंशियल ही सेम है। इसलिए आपका वर्क डन क्या फाइंड आउट होता है भाई 0 फाइंड आउट होता है। ख्याल आया क्यों वर्क डन 0 फाइंड आउट होता है? आप दूसरे थिंग में भी सोच सकते हो कैसे कि भाई वर्क डन इज इक्वल टू हमारा होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज इक्वल टू बेसिकली क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। देखो ए चार्ज पे कोई फोर्स लग रहा है क्या? ए चार्ज पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, ओ चार्ज पे कोई फोर्स लग रहा नहीं है, तो उसका फोर्स क्या आने वाला है भाई 0। उसका डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से यहाँ तक। तो आपको इसके जो वर्क डन है ना, तो वर्क डन एक पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है, बट वो किसकी वजह पे डिपेंडेंट है, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो आप ऐसे यहाँ पे अपना पाथ दो दिया, वो आपको क्या बता सकती है भाई डिस्प्लेसमेंट, या डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा बट उस पर कोई एक फोर्स नहीं लग रहा है ना। इसकी फोर्स की वैल्यू क्या है कि भाई इलेक्ट्रिकल फोर्स QE एवरी पॉइंट पे क्या होता है भाई सेम ही होता है, तो उसकी फोर्स की वजह में कोई चेंजेस नहीं हुआ, तो इसलिए वर्क डन भी क्या हो गया 0, ठीक है। आप ऐसे भी सोचते हैं ये आपका बेस्ट है कि भाई वर्क डन अपॉन चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, बट आपका पोटेंशियल डिफरेंस इक्वी पोटेंशियल पे हो सकता है सेम, इसलिए आपका वर्क डन आने वाला है भाई 0, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पे एक सेंटेंस भी लिख देते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई वर्क डन W is moving a charge, work done is moving a charge from the one point to other on and the equipotential surface। EPS का मीनिंग होता है भाई equipotential surface is 0। तो इसका वर्क डन क्या होने वाला है भाई यहाँ पे आपका 0 फाइंड आउट होने वाला है, ठीक है। तो ये सेकंड थिंग आपको याद हुआ, ठीक है। पहले तो आपने इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन देखी, देन आपने देखा कि भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई भी आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आप चार्ज को ले जाने चाहते हो, तो इसका वर्क डन आपको मिलेगा भाई 0, ठीक है। देन आफ्टर आपने यहाँ पे भी ऐसा भी देखा कि आपका जो वर्क डन यहाँ पे मिल रहा है, वो वर्क डन आपका कोई एक पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है। सो दैट इट इज़ नॉट इफेक्टेड बाय द पाथ। अगर जो पाथ पे डिपेंडेंट होता है तो आप यहाँ से ऐसे आप जा सकते हो, पर आपका वर्क डन एक पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होता है, एक इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। देन आपको दूसरे थिंग आपको ऐसा सोचना है कि भाई आपका मिसके कोई एक चार्ज आपका एक सेंटर में रखा हुआ है, तो आपने एक कैसी सरफेस बना ली इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ऐसी आपने सरफेस बना ली। देन आपने एक दूसरी सरफेस बना ली ऐसी, देन आपने एक तीसरी सरफेस बना ली ऐसी। तो अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस था कोई भी सपोज के था R, यहाँ के यहाँ तक का डिस्टेंस कोई भी था R, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, तो आप डिस्टेंस देखिए, ये डिस्टेंस आपका कम है, ये डिस्टेंस आपका थोड़ा ज़्यादा है, और ये डिस्टेंस और ज़्यादा है। तो किस वाली सरफेस में मैं सरफेस का मैं नाम दे देता हूँ कि भाई 1, 2 and 3। तो अब बताइए मुझे कि भाई कौन सी सरफेस पे पोटेंशियल आपका ज़्यादा होगा? कि भाई तीन सरफेस का आपका पोटेंशियल सेम रहता है? सेम नहीं रहने वाला। क्यों सेम नहीं रहने वाला? क्योंकि पोटेंशियल का इक्वेशन क्या होता है, V इज इक्वल टू KQ/R, वो एक डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है। तो पॉइंट चार्ज से लेकर फर्स्ट सरफेस का डिस्टेंस देखिए, पॉइंट चार्ज से लेकर सेकंड सरफेस का डिस्टेंस देखिए, पॉइंट चार्ज से लेकर थर्ड सरफेस का डिस्टेंस देखिए, तीनों का डिस्टेंस डिफरेंट है, इसलिए तीन सरफेस का पोटेंशियल डिफरेंट आने वाला है, ठीक है। ओके, तो मुझे अब बताइए कि भाई कौन सी सरफेस का पोटेंशियल ज़्यादा और कौन सी सरफेस का पोटेंशियल कम आने वाला है, आप बता सकते हैं? ऑब्वियसली क्यों? क्योंकि आप देखिए कि भाई यहाँ से पॉइंट चार्ज से लेकर आपकी फर्स्ट सरफेस का डिस्टेंस थोड़ा कम है, ठीक है। अगर डिस्टेंस कम तो आपका पोटेंशियल ज़्यादा, इसलिए फर्स्ट वाली सरफेस का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा, मीन्स के V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3, और थर्ड वाली सरफेस का पोटेंशियल सबसे कम आएगा। आप ऐसे ये वाली इक्वेशन से आप कह सकते हो, ठीक है। और दूसरा आप ऐसे भी कह सकते हैं, देखिए आपका यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज अवेलेबल है, आपका यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज अवेलेबल है, तो पॉइंट चार्ज में से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी निकलती है भाई? रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, मीन्स के ऐसी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में ऐसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी निकलती है, ठीक है। ओके, ऐसी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी निकलती है।
तो आप देखिए कि ये जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आप चले जाएंगे, वहाँ पे आपका पोटेंशियल क्या होना है, डिक्रीज। तो देखिए इसका पोटेंशियल सबसे ज़्यादा और उसका पोटेंशियल उसके कम और उसका पोटेंशियल उससे भी कम चलाया, तो सभी का पोटेंशियल क्या होने लगा भाई, डिक्रीज होने लगा। आप इलेक्ट्रिक फील्ड में जा रहे हो, कौन सा वाला इक्वेशन से भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशनशिप में से आपको मालूम हुआ कि भाई E = माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा R। तो ए वाली इक्वेशन, इसलिए मैंने आपको ए वाली रिलेशनशिप मैंने आपको पहले करवा दिया था, ठीक है। कि भाई आप इलेक्ट्रिक फील्ड में जा सकते हो तब आपका पोटेंशियल डिक्रीज होता है, उसको हम बोलते हैं भाई पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ए वाली फिनोमिना से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ए वाली फिनोमिना से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये है हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये है हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो उसकी भी इसका एंगल देखिए, ए वाला एंगल 90 डिग्री बन रहा है, ए वाला भी एंगल 90 डिग्री, ए वाला भी एंगल 90 डिग्री। यहाँ पे आप सभी एंगल जो देख रहे हो वो एंगल क्या बन रहा है भाई, 90 डिग्री। तो यहाँ पे आपको एक दूसरा थिंग फाइंड आउट हुआ, क्या फाइंड आउट हुआ कि भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर इज अ परपेंडिकुलर टू ईच अदर्स। चलाया, बोथ आर इज अ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हम उसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एट एनी द पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज एट द राइट एंगल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस से राइट एंगल पे होती है, ख्याल आया। और आप ऐसे भी बोल सकते हो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड पे हमारी इक्विपोटेंशियल राइट एंगल पे होती है, क्योंकि इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आप देखिए ये वाली हमारी फर्स्ट सरफेस हुई, ये वाली हमारी दूसरी सरफेस हुई, ये वाली हमारी तीसरी सरफेस हुई। तो ये तीन सरफेस आपस में एक दूसरे के साथ एक पैरेलल में है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस आर पैरेलल टू ईच अदर होती है। इक्विपोटेंशियल सरफेस आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। सभी इक्विपोटेंशियल सरफेस आपकी पैरेलल टू ईच अदर होती है, ख्याल आया आपको। ओके, तो हम एक दूसरे इसके सभी फिनोमिना का इक्विपोटेंशियल सरफेस हम बनाना चाहते हैं तो हम बना देते हैं, ठीक है। देखिए कि भाई आपके पास कोई एक ऐसी सरफेस है, ठीक है, ऐसी सरफेस है। देन आफ्टर उसकी एग्जैक्ट आपने जैसे यहाँ पे एक सरफेस ड्रॉ करी ऐसी, देन आफ्टर ऐसी सरफेस, तो मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट के नीचे ऐसी सरफेस मैंने ड्रॉ कर ली, चलाया। ओके, तो अब मान लीजिए कि भाई उसका जो पोटेंशियल है ए वाली सरफेस का, ए सरफेस का मैं मान लेता हूँ ए वाली सरफेस का मैं मान लेता हूँ बी। तो ए वाली जो सरफेस है उसका पोटेंशियल है सपोज के 150 वोल्ट और उसका पोटेंशियल है अब मान लीजिए कि भाई 100 वोल्ट। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से निकलती है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। आप देखिए हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, और कैसी जा रही है भाई, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आपके यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड, आपके यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से परपेंडिकुलर निकली और यहाँ पे गई एसी, और यहाँ से निकली और यहाँ से गई एसी, यहाँ से निकली और यहाँ से गई एसी। यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल बनाएगी, यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल बनाती है, ख्याल आया। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ परपेंडिकुलर टू इसके परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ए वाली जो सरफेस है वो पूरी सरफेस आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, वो वाली पूरी सरफेस आप इक्विपोटेंशियल सरफेस आप बोल सकते हो, ठीक है। ओके, देन आफ्टर अब देखें कि भाई आपका पॉइंट चार्ज यहाँ पे क्यू है, तो क्यू में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है वो निकलती है भाई रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन ऐसे, जैसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है, ठीक है। ओके, तो आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस बनानी, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से परपेंडिकुलर। तो यहाँ के परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया ऐसे, इसका ऐसे, इसका ऐसे, ऐसे 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 सभी लाइन आप देख रहे हो क्या होती है भाई, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देन आपने इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है, आपने देखा करेक्टरिस्टिक में 1/ε0 जितनी निकलती है, ठीक है, अगर 1 कूलम चार्ज होगा तब। ओके, तो सभी सारा पॉइंट मैंने ऐसे कनेक्टेड कर दिया क्योंकि बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है ऐसी। तो ये जो वाली सरफेस बनी उसको हम क्या बोलते हैं भाई, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखिए यहाँ पे सेमी फिनोमिना बना, ख्याल आया। देन आफ्टर नेक्स्ट हम देखते हैं कि भाई हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो पैरेलल है, पैरेलल टू ईच अदर। उसको हम पैरेलल नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि सभी लोकेशन पे वो डिफरेंट है। तो ऐसे पैरेलल टू ईच अदर मिसके एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमने बनाई। तो हमको क्या बनाना है भाई, एक उसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस बनानी है। हम कैसे बनाएंगे भाई, यहाँ पे एक मिसके परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। तो आप देखिए कि भाई यहाँ पे एक ऐसा प्लेन निकलेगा आपका, ऐसा प्लेन। ध्यान आफ्टर दूसरा आपने ऐसा यहाँ पे प्लेन बना लिया, तो यहाँ पे आपका दो प्लेन बना। ये दो प्लेन को हम क्या बोल सकते हैं भाई, इक्विपोटेंशियल सरफेस। वो दोनों प्लेन क्या है भाई, पैरेलल टू ईच अदर है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है पैरेलल टू ईच अदर। ओके, ध्यान आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसी जा रही है ना, तो किस प्लेन का भाई पोटेंशियल ज़्यादा होगा,
तो फर्स्ट वाली प्लेन का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, V1 इज ग्रेटर देन V2। ये पोटेंशियल है V1 और उसका पोटेंशियल होगा भाई V2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ख्याल आया? तो ऐसे फिनोमिना आप देख सकते हो। देन आप हम डायपोल का भी इक्विपोटेंशियल सरफेस हम निकालना चाहते हैं। डायपोल के लिए डायपोल का इक्विपोटेंशियल सरफेस हमको निकालना है, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ पे मैं डायपोल में ड्रॉ करता हूँ। ये है नेगेटिव चार्ज, ये है पॉजिटिव चार्ज और उसकी भी इसका डिस्टेंस होता है भाई 2a। चल आया? ऐसा आपका इसके डायपोल हमने ड्रॉ कर लिया। ध्यान आप हम पहले क्या ड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसकी ड्रॉ कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे आती है, पॉजिटिव में से नेगेटिव में जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसकी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमने पॉजिटिव में से ऐसे नेगेटिव में हमने ड्रॉ की। ओके, पॉजिटिव में से निकलती है और नेगेटिव में चली जाती है। ऐसी वो पॉजिटिव में से निकलती है, यहाँ से भी पॉजिटिव में से निकलती है, ऐसी भी हो जाती है, यहाँ से भी वो ऐसी हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे वो सभी हमने क्या बना लिया भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ऐसी हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना लिया। ओके, इट इज़ द प्रोड्यूस द पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। देन पर हमको क्या करना है भाई, देन पर हमको बनाना है भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, ये जो वाली आपने बनाई, देखिए कि भाई यहाँ पे मैंने सेंटर ले लिया 0। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है a, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है a, और ए वाला पॉइंट पे आपका पोटेंशियल होता है भाई 0। ए वाला पॉइंट पे आपका पोटेंशियल क्या होता है 0। अगर पोटेंशियल 0 होता है तो यहाँ पे जो आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी वो ए से आपकी बनेगी, ए से आपकी सरफेस बन सकती है, ठीक है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, देखिए कि भाई यहाँ से आपको परपेंडिकुलर पहले मैंने ए फाइंड आउट कर लिया। देन après मैंने इतना डिस्टेंस कंसिडर कर लिया। देन après मैंने इतना डिस्टेंस कंसिडर कर लिया। तो यहाँ से ऐसा परपेंडिकुलर डिस्टेंस में कंसिडर कर रहा हूँ ऐसे। तो आपको ये जो वाली सरफेस बनी उस सरफेस को हम बोलते हैं भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस। देन après आपको दूसरी सरफेस ऐसे मिलने वाली है AC। देन après आपको तीसरी सरफेस पर AC मिलने वाली है, क्योंकि आप देखिए कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मिसके जो क्राउड्स है वो ज़्यादा है, इसलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस भी सभी आपकी ऐसे मिलने वाली, ठीक है। ओके, ध्यान पर आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस आपका मिलेगी भाई AC। आपने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके बना लिया, ठीक है। ध्यान पर ऐसे भी आप यहाँ पे भी बना सकते हो भाई। ऐसे हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी AC। तो यहाँ पे भी आपको एक ऐसा इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा। देन पर आपको एक दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको ऐसा मिलेगा। देन पर आपको तीसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा मिलता है। ऐसा आपका बहुत सारा इक्विपोटेंशियल सरफेस आप पैरेलल टू ईच अदर ड्रॉ कर सकते हो ऐसे, ठीक है। तो ये आपका जो इक्विपोटेंशियल फाइंड आउट हुआ वो इक्विपोटेंशियल सरफेस ये ब्लू लाइन है, इट इज़ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। और रेड वाली जो लाइन है उसको हम बोल सकते हैं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कैसे जाती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो मैं यहाँ पे एरो भी इंडिकेट कर देता हूँ ऐसे। ख्याल आया? यहाँ से AC नहीं जाएगी, AC जाएगी, ठीक है। ओके, तो ये डायपोल का हमने इक्विपोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया। ध्यान आप पर हम फाइंड आउट करते हैं भाई पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, ठीक है। अगर हमारा 2 चार्ज यहाँ पे भी पॉजिटिव है और यहाँ पे भी पॉजिटिव है तब उसका इक्विपोटेंशियल कैसे निकलता है हम वो फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो उसका इक्विपोटेंशियल भाई सरफेस निकलता है ऐसे। आपने अभी देखा पॉजिटिव के लिए भाई ऐसे निकलती है। ओके, ऐसा यहाँ पे उसका भी इक्विपोटेंशियल फाइंड आउट हुआ और उसका यहाँ पे ऐसे फाइंड आउट होगा। ऐसे फाइंड आउट होगा। देन आफ्टर यहाँ से एक ऐसा फाइंड आउट होगा। ये आपकी जो सरफेस बन रही है, दिस सरफेस इज नॉन एज द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। जैसे कि आपकी एक रबर बैंड हो, रबर बैंड में मीन्स कि आपने 2 चार्ज को ऐसे बांध दिया हो, ऐसा यहाँ पे आपको सरफेस मिलेगा। वो सरफेस आपकी फाइंड आउट हुई इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। और उसकी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलती है उसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव में से मीन्स के रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलती है। तो यहाँ से मीन्स के यहाँ पे पॉजिटिव है तो रिपल्शन होके AC निकलेगी, इसमें भी रिपल्शन होके AC निकलती है। यहाँ पे AC और उसकी AC। ख्याल आया? यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है और यहाँ से AC जाती है और यहाँ से भी AC जाती है रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में।
बट यहाँ पे आपको AC मिलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आप निकाल सकते हो कि भाई यहाँ पे देखिए सभी का एंगल 90 डिग्री आपको कंसीडर करना है, ठीक है। तो आप ऐसे मीन्स के आपको ओनली फॉर उसकी पैटर्न याद रखिए, वो पैटर्न आप कोई बार आपको एग्जाम में आ सकती है, ओनली फॉर 1 या 2 मार्क्स में आ सकती है। ओनली फॉर MCQ में ऐसा बताया हुआ होगा कि भाई ए वाली सरफेस आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस है या नहीं है, ठीक है। ऐसा उसकी ओनली फॉर आपको एक पैटर्न याद रखनी है, ठीक है। ओके, तो हमने ऐसा देखा कि भाई हमारा एक स्फेरिकल सेल था, स्फेरिकल सेल हम कंसिडर करते हैं, हमने जो एक फर्स्ट वाली सेप्टेम्बर में कंसिडर किया हुआ था। तो इसमें आपको मालूम है कि भाई सभी सारा चार्ज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसकी आउटर सरफेस में। और हमारा इसके एक मेटल की सरफेस होती है, मेटल की सरफेस ऐसी होती है, इसमें भी हमारा सभी सारा चार्ज ऐसे इक्वी डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होता है। तो वो चार्ज क्या हम इसके मूवमेंट कर सकता है, नहीं मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। अगर वो मूवमेंट नहीं कर सकता है तो इसके उसका वगडन भी क्या होगा भाई, जीरो। तो आपने अभी देखा कि भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो वगडन होता है वो क्या होता है, जीरो। तो ए वाली जो सरफेस है आपकी जो कंडक्टर वाली सरफेस, उसको हम क्या बोल सकते हैं भाई, इक्विपोटेंशियल सरफेस। और ए वाली सरफेस भी क्या बोल सकते हैं भाई, इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि इसमें भी हमारा चार्ज मूवमेंट नहीं कर सकता। चार्ज कब मूवमेंट करता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जैसे कि हमने एक यहाँ पे पॉइंट कंसिडर किया, यहाँ पे हमने चार्ज क्यू रखा, उसका पोटेंशियल था भाई V1, और दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पे कंसिडर किया, उसका जो पोटेंशियल था वो V1 से कम था, V2 था, इसलिए हमारा चार्ज यहाँ से यहाँ चला गया, एक हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पे एक V1 इज ग्रेटर देन V2 वाली कंडीशन थी, ठीक है। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई सभी का जो यहाँ पे जो चार्ज है ना, वो चार्ज एक स्टेबल कंडीशन पे है, चार्ज एक मूवमेंट की कंडीशन पे नहीं है। इसलिए हम क्या बता सकते हैं कि भाई ए वाली सरफेस हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ए वाली सरफेस भी हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। तो ए सरफेस किसकी बनी हुई है भाई, मेटालिक की, कोई एक मेटल की सरफेस बनी हुई है, मेटल सरफेस है वो, और ए भी सरफेस हमारी एक मेटल सरफेस है। तो हम क्या कंसिडर कर सकते हैं भाई, हमारी मेटल सरफेस होती है भाई कंडक्टर सरफेस, तो अनी मेटल सरफेस इज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। चला है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई अनी मेटल कंडक्टर सरफेस इज एन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, तो अनी मेटल कंडक्टर सरफेस एंड द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, प्रोडक्ट को मैंने आपको आगे भी बोला था कि जब मैंने रिलेशनशिप निकाला था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इसका, तब मैंने आपको बोला था जब मैं आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस वाला मैं कॉन्सेप्ट करवाऊंगा तब भी मैं वापस आपको एक दूसरी मेथड से मैं आपको करवाना चाहता हूँ, ठीक है, जो आपको NCERT में दी हुई है। ओके, तो आप देखिए कि भाई मैं पहले यहाँ पे कोई एक सरफेस में ड्रॉ करता हूँ, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऐसी कोई एक यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस अवेलेबल है, और एग्जैक्ट उसकी नीचे एक दूसरे के पैरेलल मैंने एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ की। ओके, जो फर्स्ट वाली सरफेस है वो फर्स्ट वाली सरफेस जो NCERT में दिया हुआ है ना, उसको मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट वाली जो सरफेस दी हुई है उसका पोटेंशियल ऐसा है V प्लस डेल्टा V, और उसका पोटेंशियल है V। और फर्स्ट वाली जो सरफेस है वो है, हमने सपोज के मान ली B सरफेस, और ये है हमारी A सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जा रही है बाई A टू B की डायरेक्शन में, मीन्स के यहाँ से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड AC निकल रही है, ऐसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, क्या आया। और आपको क्या करना है कि भाई बी पॉइंट पे आपका मीन्स के आपका कोई एक चार्ज है, वो चार्ज आपका बी पॉइंट पे यहाँ पे है क्यू चार्ज, तो आपको वो चार्ज को B2 यहाँ पे A पे ले जाना है। तो उसके लिए आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो तो आपको मालूम है कि भाई वर्क डन क्या होती है, वर्क डन आपको B2 A तरफ ले जानी है ना। यहाँ पे जो डेल्टा वी आप देख रहे हो, डेल्टा वी आपका एक चेंज इन पोटेंशियल है, क्या आया, वो आपका डेल्टा वी क्या है भाई, चेंज इन पोटेंशियल। आपका यहाँ पे वर्क डन कौन सा फाइंड आउट करना है भाई, वर्क डन आपको फाइंड आउट करना है B2A। तो वर्क डन B2A इज इक्वल्स टू, आपको क्या इक्वेशन क्या मिलने वाला है भाई, वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन आपको करना है भाई B2A इनिशियल से फाइनल तक, और F इंटू आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक आप मान लीजिए कि भाई सपोज के डेल्टा L है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे है डेल्टा L, F इंटू डेल्टा L। F इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल फोर्स होती है, वो इलेक्ट्रिकल फोर्स होती है भाई QE इंटू डेल्टा L, QE इंटू डेल्टा L। और Q हमारा क्या होता है भाई, कांस्टेंट, वो Q को मैं पहली साइड ले जाता हूँ, यहाँ पे आता है वर्क डन B2A अपॉन Q, और यहाँ पे उसका इंटीग्रेशन करके हमको फाइंड आउट हुआ सपोज के ऐसा E इंटू डेल्टा L, और E को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मोड ऑफ में, ठीक है, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ऐसे है, आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसी जा रही है, बट आपको जाना है ऐसे, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो, इसलिए आपका नेगेटिव यहाँ पे आएगा। पर मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई मोड ऑफ में मैं आप लिख देता हूँ, तो उसका नेगेटिव मीन्स का आपका साइन में रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा मीनिंग होता है, ठीक है। और वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स के V या माइनस VB,
जैसा यहाँ पे इक्वेशन मिलेगा, और यहाँ पे ई इंटू डेल्टा एल इंटू डेल्टा एल। देखो वी ए की वैल्यू आप पुट कीजिए, वी ए की वैल्यू है वी, देन आप वी बी की आप वैल्यू पुट कीजिए, तो माइनस और माइनस डेल्टा वी इज इक्वल टू ई इंटू डेल्टा एल। तो देखो ये तो कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पे क्या बचा भाई, माइनस डेल्टा वी इज इक्वल टू ई इंटू डेल्टा एल, देन आफ्टर ई इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एल। तो ये सही है, यहाँ पे फाइंड आउट हो गया, ख्याल आया। उसका भी यूनिट क्या होता है, वोल्ट पर मीटर, उसको भी हम क्या बोल सकते हैं भाई, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ऐसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, आपको एनसीईआरटी में ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तब कोई भी मेथड को आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो मैं आपको एक दूसरी बात बताना चाहता हूँ कि भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस और हमारी मीन्स के जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। वो एक 90 डिग्री क्यों होता है, तो उसका आपको मैथमेटिकली आपको प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा प्रूफ हमने आगे देखा है एक फर्स्ट चैप्टर में। मैं यहाँ पे एक वापस बताना चाहता हूँ, मैं एक ट्रू मेथड में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक इक्विपोटेंशियल मैंने मिस के यहाँ पे एक सरफेस कंसीडर की हुई एक स्फेरिकल सेल, उसमें आपको मालूम है कि भाई हमारा सभी चरा चार्ज एक आउटर सरफेस में डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऐसे, ध्यान आप वो चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, क्यों, क्योंकि रिपल्शन फोर्स लग के वो सभी सारा एक बैलेंसिंग कंडीशन पे आ गए हैं। ध्यान आप जो उसकी जो सरफेस होती है ना, आप मान लीजिए कि भाई दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि अनित मेटालिक सरफेस इट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। तो वो सभी सारा चार्ज मीन्स के आपका ऐसे यहाँ से आउटवर्ड डायरेक्शन में निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी आउटवर्ड डायरेक्शन में, वो भी आपको मालूम है। और उसकी भी इसका एंगल कितना बन रहा है भाई, 90 डिग्री। आप ऐसा मान लीजिए कि भाई आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी आपने कंसीडर कर ली जो 90 डिग्री पर नहीं है, तो यहाँ पे उसका दो कंपोनेंट मिलेगा आपको, दो कंपोनेंट। तो आपका कंपोनेंट है भाई ई कोस थीटा और एक दूसरा कंपोनेंट है आपका ई साइन थीटा, ठीक है, ओके। और यहाँ पे अपने एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, तो उस पर एक फोर्स लगने वाला है, तो वो फोर्स लगेगा भाई इसी डायरेक्शन में क्यू ई साइन कोस थीटा, और इसी डायरेक्शन में भाई लगने वाला क्यू ई साइन थीटा। बट ये चार्ज ये मेटेलिक कंडक्टर को छोड़ के बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए ये वाला कंपोनेंट जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स आपका नहीं लगने वाला, ठीक है। तो आपका फोर्स कौन सा लगने वाला है भाई, एफ इज इक्वल टू क्यू ई कोस थीटा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एफ इज इक्वल टू क्यू ई कोस थीटा, बट ये फोर्स नहीं लगता है, क्यों, फोर्स लगता है तो चार्ज एलिमेंट यहाँ पे ऑन सरफेस में इसका मूवमेंट करता होगा, ये तो मूवमेंट नहीं करता, इसलिए उसका फोर्स भी जीरो है, तो जीरो इज इक्वल टू क्यू ई कोस थीटा। देन आफ्टर चार्ज की वैल्यू तो यहाँ पे है, तो चार्ज इज डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज डज नॉट इक्वल टू जीरो, सो दैट कोस थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये थीटा एंगल किसके बीच का था भाई, इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड का बीच का एंगल था, ठीक है। तो ये हमारा हो गया भाई थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। तो ऐसे भी आप प्रूव कर सकते हो। और दूसरी मेथड जो आपको एनसीईआरटी में अभी दे रखी है, वो मैं उसके बारे में मैं बात करूंगा कि भाई आपने एक ऐसी कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस आपने कंसीडर की हुई है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आपका चार्ज होता है ना, वो चार्ज आपका स्टेबल होता है, वो चार्ज आपका कैसे होता है भाई, स्टेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस, यहाँ पे मैंने चार्ज ड्रॉ किया है, वो चार्ज को आपको एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट में आपको ले जाना है, तो उसका वर्क क्या निकलता है भाई, जीरो। और वर्क डन की एक बीजेपी फॉर्मूला है भाई, वर्क डन की ऐसी फॉर्मूला जो हमने आगे निकाली थी, वर्क डन इज इक्वल टू आप ऐसे लिख सकते हो ई इंटू डी एल, क्यों ई इंटू डी एल, क्योंकि भाई ये इलेक्ट्रिकल फोर्स है ना, और इलेक्ट्रिकल फोर्स और आपको ले जाना भाई ऐसे, जिसके वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन होगा, इसलिए आपको यहाँ पे माइनस लिख रहा है। यहाँ पे भी माइनस आता, पर मैंने यहाँ पे मोड में लिख दिया, ठीक है। तो ई इंटू डेल्टा एल, वो डेल्टा एल क्या है भाई, डेल्टा एल मीन्स के यहाँ से देखिए क्या भाई आपकी इक्विपोटेंशियल एक दूसरी पर ए सी भी है, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी निकलती है ना, तो ये आपका मीन्स के इलेक्ट्रिक फील्ड है, और आपका डेल्टा एल इक्विपोटेंशियल सरफेस में आपने डिस्टेंस कंसीडर किया हुआ है डेल्टा एल, और ए है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई, उसकी भी इसका एंगल आपको निकालना है। चलाए तो अपन यहाँ पे तो आपका वर्क क्या निकलता है भाई, वर्क इज इक्वल टू होती है भाई जीरो। यहाँ की मिस के आप ऐसे जाएंगे तो उसका वर्क होता है भाई जीरो, उसका वर्क जीरो होता है, तो आपकी मिस के ऐसा रिप्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो है और डी एल भी है, और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हुआ है ना, वर्क डन इज अ मिस के कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे ई इंटू डेल्टा एल इज इक्वल टू आप कोस थीटा लिख सकते हो इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो नहीं है और डेल्टा एल भी जीरो नहीं है, तो कौन सा फैक्टर जीरो आएगा भाई, कोस थीटा इज इक्वल टू जीरो आएगा। कोस थीटा जीरो कब होता है भाई, 90 डिग्री पे होता है। ख्याल है आपको कि भाई ए पॉइंट से लेके आपको इतना डिस्प्लेसमेंट करना है, आपको इतना डिस्प्लेसमेंट करना है, डीएल जितना डिस्प्लेसमेंट करना है, ठीक है। तो डीएल जितना डिस्प्लेसमेंट करने के लिए आपका वर्क क्या फाइंड आउट होगा भाई, जीरो, क्योंकि आपने जो दो पॉइंट सिलेक्ट किए वो ए वाला पॉइंट और ए वाला पॉइंट इक्विपोटेंशियल सरफेस पे सिलेक्ट किया हुआ है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर उसका पोटेंशियल होता है भाई सेम, इसलिए यहाँ पे आएगा जीरो। ख्याल आया, उसका वर्क डन आपका फाइंड आउट होगा जीरो, और वर्क डन के मिस के वर्क डन इज इक्वल टू आप लिख सकते हो माइनस इंटू डेल्टा एल,
ये हमारा हुआ भाई, हम उसको बोलते हैं एक लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो वक्त हमारी मिस के एक स्केलर क्वांटिटी, इसलिए यहाँ पे कोशिट आया, पर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकल रही है और उसका यहाँ पे डीएल भी प्रेजेंट है, तो हमारा कोशिटा 0 होगा और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ए से भी आप प्रूव कर सकते हो और ए से भी आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है। अब कोई भी एक मेथड को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, अभी आपने एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में आपने मिस के देखा, तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस हम किसको बोलते हैं कि भाई एवरी पॉइंट ऑन विच द सरफेस द पोटेंशियल हैज़ अ सेम, इट इज़ नॉन एज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, देन आफ्टर आपको मैं एक मीन्स के इसमें से इक्विपोटेंशियल सरफेस में एक तीन बात एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपको याद रखना है कि भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज द perpendicular to each other. Electric field line and equipotential surface is both are perpendicular to each other. ख्याल आया। और दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि भाई आपकी यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस में आप मिस के कोई भी एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आपको ले जाना है, तो उसके लिए आपका वर्क डन फाइंड आउट होने वाला है 0, क्योंकि उसका पोटेंशियल सेम है। और थर्ड बात आपको ये याद रखनी है कि भाई जैसे कि आपने आगे देखा कि भाई आपका चार्ज कब मूव होता है, आपका चार्ज मूव होता है एक हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक चार्ज को कंसिडर किया, वो चार्ज यहाँ से यहाँ तक गया, तो आपको क्या माइंड में आएगा कि भाई इस पॉइंट का जो पोटेंशियल था वो पोटेंशियल हाई होगा इस पॉइंट के कंपैरिजन में, इसलिए आपका चार्ज एक हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाता है। बट हमने एक मीन्स के कोई एक कंडक्टर की हमने बॉडी देखी लाइक दिस, हमने एक स्फेरिकल सेल देखा, तो स्फेरिकल सेल हमने मीन्स के फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा, और इसमें हमने देखा कि भाई उसकी जो आउटर सरफेस में जो चार्ज होता है वो चार्ज तो बस स्टेबल होता है, वो चार्ज तो मूवमेंट नहीं होता है, उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, क्योंकि सभी फोर्स बैलेंस हो गए थे, जो रिपल्शन फोर्स लगने वाले थे वो, ठीक है। तो सभी सारा चार्ज क्या हो गया भाई, सभी सारा चार्ज मीन्स के स्टेबल हो गया। अगर आपका चार्ज स्टेबल होता है तो उसका पोटेंशियल क्या होता है भाई, सेम। वो वाली सरफेस का पोटेंशियल क्या होता है भाई, सेम होता है। तो आपका जो स्फेरिकल सेल है, तो स्फेरिकल स्फेयर की जो सरफेस बन रही है, उसकी जो आउटर बॉडी बन रही है, जो आप देख रहे हो एक बॉल टाइप की एक बॉडी बन रही है, वो जो बॉडी को हम क्या बोल सकते हैं भाई, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल सकते हैं। जैसे आपने एक दूसरे कंडीशन में भी देखा था, सरफेस चार्ज डेंसिटी में आपने एक प्लेट कंसीडर की हुई थी और सभी सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, वो वाला चार्ज भी मूवमेंट नहीं कर रहा था, तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई वो जो प्लेन शीट है, तो प्लेन शीट को भी आप क्या बोल सकते हो भाई, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल सकते हो। क्यों इक्विपोटेंशियल सरफेस, अगर उसका पोटेंशियल डिफरेंट होता तो हमारा चार्ज मूवमेंट करता, एक हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, बट आप देख रहे हो हमारा चार्ज मूवमेंट नहीं कर रहा, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं भाई, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब कोई भी बॉडी की मेटल सरफेस ले लो, ख्याल आया, आप कोई भी बॉडी की एक मेटल सरफेस आप कंसीडर कर लो, तो मेटल सरफेस होती है भाई कंडक्टर, और कंडक्टर में से भी सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होकर चला जाता है भाई आउटर सरफेस पे, ठीक है। तो आउटर सरफेस में जो चला गया, तो वो वाली बॉडी को हम, वो जो मेटल की सरफेस है, कोई भी एक मेटल की सरफेस है, उसको हम क्या बोल सकते हैं भाई, इक्विपोटेंशियल सरफेस। एनी मेटल सरफेस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, वो भी आपको याद रखना है। थर्ड इंपॉर्टेंट बात क्या आपको याद रखनी है, एनी मेटालिक सरफेस इट इज़ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। कोई भी मेटालिक सरफेस आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। अगर ऐसा होता है तो उसका पोटेंशियल क्या होता है भाई, एवरी पॉइंट पे आपका पोटेंशियल होता है भाई सेम। अगर ऐसा होता है तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि भाई आपके एक रेफ्रिजरेटर है आपके घर पे, तो वो भी एक मेटालिक सरफेस की बनी हुई है, वो भी एक मेटालिक सरफेस की बनी हुई है। ओके, तो आप एज्यूम कीजिए भाई आपके पास जो रेफ्रिजरेटर है घर पे, तो भाई ऐसा है, ऐसा नहीं होता है, पर आपको यहाँ पे एज्यूम करना है, ठीक है, समझने के लिए। ओके, तो ऐसा आपका एक रेफ्रिजरेटर है, देखिए आप देख सकते हो ए वाली प्लेन भी सरफेस, ए वाली प्लेन सरफेस, ठीक है। तो आप मैं क्या बोल रहा था कि भाई ए भी एक मेटल सरफेस की बनी हुई है, एक मेटालिक कंडक्टर की बनी हुई है, तो वो भी सरफेस हमारी क्या कहलाएगी, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगी। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो मैं यहाँ पे ट्रेस करूँगा तो मुझे शॉक नहीं लगेगा, यहाँ पे मैं ट्रेस करता तो भी मुझे शॉक नहीं लगता, बट मैंने यहाँ पे ट्रेस किया तो मुझे शॉक लगा। आप कोई भी एक कॉर्नर पे आप ट्रेस करते हो ना, तब आपको कभी कभी एक शॉक लगता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैंने ट्रेस किया तो मुझे एक शॉक लगा, मेरे एक स्मॉल सा एक करंट आपको महसूस होगा, वो यहाँ पे आपको क्यों शॉक लगेगा भाई, ये भी एक भी पॉइंट आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस पे तो है, जैसे आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पे तो है, तो आपने यहाँ पे टच किया तो आपको शॉक क्यों लगा। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो उसका पोटेंशियल यहाँ पे भी जितना है इतना भी यहाँ पे होना चाहिए, बट आपको शॉक लगा, वो शॉक कैसे लगा, ठीक है। तो वो एक नया कॉन्सेप्ट के साथ हम मिलेंगे भाई एक अगले वीडियो में, ठीक है। अभी तक हम यहाँ तक हम रखते हैं, ठीक है, ओके। और जो नए स्टूडेंट है
उसका अगर एक सेकेंड चैप्टर का आपका वीडियो मिस हो गया होगा तो आप यहाँ पे एक क्लिक कीजिए वीडियो पे, ठीक है। तो आपको एक आई बटन नज़र आएगा, वो आई बटन पे आप क्लिक कीजिए तो आपको एक मिस के अगले वाला कॉन्सेप्ट आपको मिस के दिखाएगा। एक नीचे आपको एक मिस के आपको वीडियो की लिस्ट निकलेगी, वो वीडियो की लिस्ट आपकी सेकेंड चैप्टर की होगी, आप कोई भी वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है।